नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इत्यादि जो भी एग्जाम 2024 में कराए जाएंगे, इन एग्जाम के ऊपर जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 वीडियो में से आज आप 5वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। दोस्तों, आप लोगों के ही डिमांड पे ये सीरीज की जो आपका कंटेंट है, पीडीएफ है, इनको बाइलिंगुअल कर दिया गया है। अंग्रेजी में अलग छाप के देता हूँ, हिंदी में अलग छाप के देता हूँ, तो जिनको जिस भाषा में सहूलियत है आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश से याद आया कि जो बच्चे ई बुक अंग्रेजी में लेना चाहते हैं वो फिलहाल तो हिंदी में ले लें, है ना। और एक आध सप्ताह में जब बन के आ जाएगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा अंग्रेजी के अंदर। यानी कोई भी बच्चा जो हिंदी में लिया है वो इंग्लिश में जब आ जाएगी तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे ई बुक जो है करीब 10,000 बच्चे के पास है इस समय मार्केट में, लेकिन मेरे से कितने लिए, गिनती के 400 से 500 बच्चे। ठीक है, मैं लाख मना करूं लेकिन नहीं मानेंगे लोग, देंगे, दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। इसके लिए एक ही इलाज है कि एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा मुझे, वो भविष्य की बात है। फिलहाल तो ठीक है, मैंने ये बता रखा था कि भाई आप दो दूसरे को, लेकिन जो पे नहीं कर सकता है उनको दो ना, जो उनकी कद्र करे, है ना। अब जो पे कर सकता है वो लेगा तो लेके भी कोई फायदा नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं तो फायदा कहाँ से होगा। ठीक है भाई, तो ये तो बात की बात है। तो आप अंग्रेजी हिंदी दोनों अवेलेबल है, ये सीरीज आप ले सकते हैं। इस सीरीज में हमने थोड़ा सा बदलाव किया था, जैसा कि आप पता होगा कि मैं आपको टास्क देता हूँ। ये टास्क हमारे ई बुक से रहता है, तो आगामी क्लास का टास्क हुआ आपका 60 से 75 पेज आपको पढ़ने हैं 2 बार। जो बच्चे मेरी बात मान रहे होंगे जरूर पढ़ रहे होंगे, है कुछ एक बच्चे जो बहुत बात मानते हैं, है ना। मैं सबका तो नहीं देख सकता भाई अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए ई बुक, पीडीएफ कुछ भी चाहिए टुडे एग्जाम का, अगर कंटेंट पे आप भरोसा करते हो, और भरोसा अगर आपने एग्जाम दिया होगा थोड़ा दिन पढ़ के मुझसे, तो ही कर पाएंगे, क्योंकि ये चैनल छोटा है और छोटा जहाँ पे भीड़ नहीं हो वहाँ पे आदमी जाना पसंद नहीं करता है। ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो अगर आप विश्वास करते हो तो ये जो नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या डायरेक्ट लिंक बना के दिया गया है व्हाट्सअप का, तो आप लिंक के थ्रू भी जा सकता है। देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे कंटेंट लेने आते हैं ना, वो सभी पेड क्लास पहले ले चुके हैं, मतलब बड़े बड़े नामी गामी का, उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये बात सच ही है, जैसा कि आप भी लिए होंगे तो आप खुद ही फील कर पा रहे होंगे। चलिए, है ना, तो मैं क्यूज कर लेता हूं जो पिछले क्लास में आपको टास्क दिया था, जो 45 से 60 पेज के बीच में हमने आपको पढ़ने को बोला था। आप लोगों के लिए इस क्यूज यानी इस वन लाइनर के अलावा आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर भी क्यूज की व्यवस्था करा दी गई है, तो आप टेलीग्राम पे भी क्यूज अटेंड करें, है ना। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे क्यूज वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो समझिए आप अपडेट में कहीं पीछे न रह जाए, तो आप वहां भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, काम आएगी भाई, हर सवेरे होती है क्यूज, संडे को छोड़ के। ठीक है, चलिए कर लेते हैं वन लाइनर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? चलिए रनर अप बता देते हैं, इंडिया था। आपको ही जवाब देना है भैया। शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? कोप 28 का बैठक कहाँ संपन्न किया गया था? अब जो पढ़े हैं उनको पता है ना। एक ही खेत में वर्ष में 3 से अधिक फसल उपजाने की प्रवृत्ति किसी के किस फॉर्म में जाने जाते हैं? जैसे सघन कृषि, मिश्रित कृषि, गहन कृषि, है ना, झूमिंग कृषि, कौन सी कृषि होती है? भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया? वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज ने दिया? मेरे को लग रहा है देव समाज ने दिया, आप बताना। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था? 1927, 1928, 1932, 1930, है ना। इसमें जो है 80% से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे। कर्नाटक राज्य में दशहरा के अवसर पे कौन सी नृत्य किया जाता है? खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जनगणना 2011 के अनुसार देश में ग्रामीण जनसंख्या की परसेंटेज लगभग कितनी थी? डेक्थोलॉन जो खेल की प्रतियोगिता होती है उसमें कितने खेल, कितने इवेंट शामिल होती है जो एथलेटिक्स से होती है विशेषकर? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में एज फैक्टर क्या है? डोंगरी महाराष्ट्र में एक जगह है, डोंगरी की राजा, आपने देखा होगा, वेब सीरीज भी आया था, है ना। तो डोंगरी महाराष्ट्र में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध यह स्थल है? इसरो का संयुक्त मिशन निसार, है ना, का फुल फॉर्म क्या होता है?
स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? नवंबर 2023 में साउथ अफ्रीका वनडे टूर के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अब ये क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको भी पकड़ना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे जो रेगुलर कप्तान है, जो रेगुलर कैप्टन है, उनके अलावा अगर किसी विशेष टूर के लिए एडिशनल कप्तान को चुना गया या फिर उसी सीरीज के लिए खास करके किसी को विशेषकर बनाया गया और मेन कप्तान को रेस्ट दिया जाता है, तो उस समय पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा दंत क्षय का बीमारी किस तत्व के कारण होती है? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बिंग और लाइनेक्स किसका उदाहरण है? बिंग और लाइनेक्स किसका उदाहरण है? कंप्यूटर के सेक्टर में बात करेंगे। भारत के सबसे सुरक्षित लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया? जो 5 गो रिंग है आप सभी जानते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे पे ऐसे किया रहता है ना। इसके अलावा है ना, अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग कितने खाता खोले जा चुके हैं? और सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश बताया था। इनके अलावा ए हिस्ट्री ऑफ द सिख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोवा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यूनियन टेरिटरीज बनाया गया? यूटी बनाया गया। ध्यान रखें, स्टेट नहीं बोल रहा हूं कि आप 56वां संविधान संशोधन मार दोगे आंसर, यूटी पूछ रहा हूं, ठीक है। ये भैया कुछ है अपना, जैसा कि ई बुक के बारे में जो बता रहा था, जहां से ये कंटेंट आपको ये 25 ऑनलाइनर में पूछा हूं जो पिछले क्लास में दिया गया था। 45 से 60 होमवर्क, अगले क्लास में 60 से 75 पेज आपको पढ़ना है। अगर 30 क्लास है, इसमें 447 पेज है। मैं इसको करीब है ना 1.5 टाइम यानी 3/2 टाइम पूरा आपको करवाऊंगा। मेरे साथ आप पढ़ोगे और एक बार आप खुद से पढ़ोगे, पूरी हो जाएगी एग्जाम, बल्ले बल्ले हो जाएगी, और ना। इसके अलावा ये रेलवे की है, आप रेलवे का भी ले सकते हैं। रेलवे के क्लास में साइंस ज़्यादा होती है, ये मानते हुए कि आप स्टैटिक्स फैक्टर मेरे अन्य वीडियो से कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो सीरीज अभी आप देख रहे हैं ये इसका है। 30 सीरीज 49 रुपये में अवेलेबल है और बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगी। तो जो भी बच्चे इच्छुक है, या तो ये मोबाइल नंबर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है भैया। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोहा डायमंड लीग, सबसे पहले ये दोहा क्या है? कबीरदास का दोहा? जी नहीं, ये दोहा जगह का नाम है। ये दोहा कहाँ पे रहेगा? कतर के अंदर रहेगा। कतर की राजधानी ही दोहा है, ठीक है। इसके अलावा जो अपना पिछला फीफा हुआ था 2022 वाला, जो फीफा हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये दोहा के अंदर ही हुआ था, कतर के अंदर ही हुआ था, ठीक है। फीफा, यहाँ मैं फीफा की बात कर लेता हूँ। फीफा 2026 कहाँ पे होंगे, है ना। मेरे क्लास में आप कहीं से कहीं चलेंगे तो बर्दाश्त करें। 2026 में आप मैक्सिको, कनाडा, है ना, और यूएसए, ये 3 जगह कराएंगे आप फीफा 2026 के अंदर। अब लौट आता हूं इस क्वेश्चन पे। तो दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा को 2nd रैंक मिला है, यानी पदक के लिहाज से बात करें तो रजत पदक बताना है, ठीक है। यहाँ गोल्ड से चूक गए, और कितना से चूके हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 2 सेंटीमीटर से चूके हैं, ठीक है। वर्ल्ड का नंबर 1 जो इस समय आपका दोहा डायमंड लीग के विजेता भी बने हैं, ये कौन है भैया? ये जैकब वाल्ड है, जो किस देश के रहने वाले हैं। आजकल एग्जामिनर का चोंचला ये पूछते हैं कि अमुक खिलाड़ी किस देश के हैं। जैसे मैग्नस कार्लसन का पूछा था कि भाई ये किस देश के हैं, तो मैग्नस कार्लसन जो शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी हैं वो नॉर्वे के हैं। अभी आपसे पूछेगा कि जो यानिक सिनर है, जिनका पहला आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अभी जीता है इन्होंने, यानिक सिनर, एकल पुरुष एकल में, है ना, तो ये किस देश के हैं? तो ये आप इटली देश के बता देना, ठीक है भैया, ध्यान रहे। तो ये जो जैकब वाल्टेज है, ये आपका दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान यानी गोल्ड जीता है 88.38 थ्रो के साथ। अपना नीरज चोपड़ा भाई साहब 88.36 मीटर थ्रो के साथ, रजत के साथ जो है संतोष किया है। और यहाँ पे भारत के लिए 9th स्थान हासिल किए हैं कौन? किशोर जेना, है ना। किशोर जेना जो है ये भी आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है डायमंड लीग 2023 में जो है फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था? तो 83.80 मीटर थ्रो किया था। ये मीटर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये VVI है, यही मीटर पकड़ के आपसे पूछेगा कि अमुक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का थ्रो कितना है, ठीक है भाई। तो ये 83.80 मीटर था, कहाँ पे? डायमंड लीग 2023 के फाइनल में, और वहां पर भी नीरज चोपड़ा को रजत पदक प्राप्त हुआ था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे है हुआ है? तो ये हंगरी में हुआ है।
हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? बुडापेस्ट है ना, बुडापेस्ट है ना, बुडापेस्ट है ना। तो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड पदक जीता था और भारत को 21 पदके मिला था, है ना। यही गोल्ड एक ही पदक मिला था और भारत को यहाँ पे एक पदक के साथ 18वां रैंक प्राप्त हुआ था, है ना। संयुक्त रूप से कई देशों को 18वां रैंक प्राप्त हुआ था यहाँ पे। तो आपको अगर कल होके कोई पूछे कि भाई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ, तो ये हंगरी में हुआ था, है ना। नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला था? तो गोल्ड। इंडिया को कितना पदक मिला था? तो एक। इंडिया को कितना रैंक मिला था? तो 18वां। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भाई जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 2022 में कहाँ पे हुआ था, कोई भरोसा नहीं, कभी कभी 1.5 साल पीछे की करंट पूछ देते हैं। तो ये आप कहोगे अमेरिका के ओरेगन में हुआ था, है ना, अमेरिका के ओरेगन में हुआ था, बैस वाला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीतल के तो मतलब जीते, तो वो कितना मीटर थ्रो किए थे? तो 87.58 है ना, 87.58 मीटर थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया था, उसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया। और भारत को कितना पदक मिला ओलंपिक टोक्यो वाला में? तो 7 को मिला था, 1, 2 और 4 के रेशियो में। अब ये वाला जो ओलंपिक हो रहा है ये पेरिस में होंगे, तो यहाँ पे देखना है कि कितना पदक आता है। आई होप इनकी कम से कम 3 गुना तो जरूर आए। ये है भैया लोगो आपका दोहा डायमंड लीग, है ना। और ये है भैया नीरज चोपड़ा साहब, इन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें गोल्डन बॉय भी कहते हैं। गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? पीटी उषा मैडम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पीटी उषा मैडम को क्या कहते हैं भैया? गोल्डन गर्ल कहते हैं। पीटी उषा मैडम को क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये पीटी उषा मैडम वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी में क्या है? अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है। ठीक है भाई, ये कुछ एक बातें को रिलेट करते चलेंगे। और ये दूसरे भाई साहब ये जेना साहब हैं। जेना उड़ीसा में होते हैं ज्यादा सरनेम, है ना। इनके अलावा स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए कौन? अभिनव बिंद्रा, माफ कीजिएगा, नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक के अंदर। यहाँ पे दिखा, देखिए नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए आफ्टर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा साहब कब बने थे? पहले व्यक्तिगत पदक विजेता 2008 में। कौन सा खेल खेलते हैं ये शूटिंग खेलते हैं दादा। क्या खेलते हैं? शूटिंग खेलते हैं, ठीक है। और ये 10 मीटर राइफल शूटिंग में जीते थे। और वो ओलंपिक 2008 में कहाँ पे हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था, बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, काम आएगी, ठीक है। भारत के अन्य भाला फेंक खिलाड़ी की बात करेंगे तो अनुरानी स्टार महिला भाला फेंक के प्लेयर, किशोर जेना। पैरा ओलंपिक भाला फेंक के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, इनको आप सभी जानते हैं। 2022 में पद्म भूषण, है ना, प्राप्त करने वाले ये पहले पैरा एथलीट हैं, ठीक है। 2022 में इन्हें भारत सरकार की तीसरी सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण, पहला कौन भैया? भारत रत्न, दूसरा कौन? पद्म विभूषण, तीसरा कौन? पद्म भूषण, चौथा कौन? पद्मश्री, ठीक है। तो पद्म भूषण इन्हें मिला था। वर्तमान में जो देवेंद्र झाझड़िया साहब हैं ये इसी महीने की बात है, अभी तुरंत अपॉइंट किए गए हैं, पैरा ओलंपिक संघ में हेड बने हैं। और मेन वाला ओलंपिक संघ में पीटी उषा मैडम है, जैसा कि अभी आपने पहले देखा। उत्तर भारत का खजुराहो निम्नलिखित में से किस मंदिर को कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो जो है भीमा देवी मंदिर पिंजौर को कहा जाता है। नाम है भीमा देवी मंदिर, जगह का नाम है पिंजौर, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल खजुराहो मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो जगह का नाम है, वहीं पर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश का नाम है, डिस्टिनी का नाम है ना। तो ये जो है चंदेल शासकों ने करवाया था, है ना। तो ये आपका इस मंदिर समूह एक मंदिर समूह है ना। ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है, न कि कोई एक मंदिर है, ये ग्रुप्स ऑफ मंदिर है। तो ये ग्रुप्स ऑफ मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर जो है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा जाता है कि चंदेल के निर्मित जो मंदिर है आपका खजुराहो मंदिर ग्रुप, उसमें जो है सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। अगर आपको आईपीएल देखने की जल्दी हो रही है तो फिर क्लास जो है बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से आप ध्यान देंगे तभी पूरा फायदा ले पाएंगे, ठीक है। आईपीएल में ज्यादा ना पड़े भैया, बाद में रिकॉर्ड तो मैं बता ही दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। एक बार सेटल हो जाओ दादा, उसके बाद भर दिन आईपीएल देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा जो ये आपका खजुराहो मंदिर है ये किस शैली में बनी है, तो ये आपका उत्तर भारतीय शैली, नागर शैली और पंचैतन शैली दोनों शैली में बनाए गए हैं, है ना। नागर शैली और पंचैतन शैली में बनाए गए हैं। राजस्थान का खजुराहो आप किसे कहते हो, तो राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर को कहा जाता है, जो बाड़मेर में स्थित है ना, किराडू के मंदिर। इसके अलावा विदर्भ का खजुराहो, ये विदर्भ किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या। विदर्भ महाराष्ट्र में ही एक रीजन है, ठीक है। और इस बार जो रणजी था उसमें विदर्भ और महाराष्ट्र ही पहुंचे थे फाइनल में, यानी महाराष्ट्र की ही दोनों टीम पहुंच गए थे, ठीक है। तो विदर्भ जो है ये आपका विदर्भ के मंदिर, विदर्भ में मार्कंडेश्वर मंदिर है, इस जो इसे जो है विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, मार्कंडेश्वर मंदिर को। राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर को। ओरिजिनल खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। भारत में मंदिरों के कई स्टाइल प्रचलित है, जिसमें द्रविड़ शैली के मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे। इस शैली में निर्मित मंदिर में क्या होता है, गोपुरम होता है। ये गोपुरम क्या होता है, एक लंबी गलियारा होती है ना, लंबी गलियारा होती है गोपुरम, है ना। इसके अलावा उत्तर भारत में कौन से शैली प्रचलित है, नागर शैली प्रचलित है। अब देखिए जहां पे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की मिली जुली मंदिरों का समूह आपको दिख जाए तो ऐसे शैली को हम बेसर शैली नाम देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे ये द्रविड़न स्टाइल देख रहे हैं, ये नागरा स्टाइल देख रहे हैं, ये नागर और द्रविड़ दोनों मिल गए तो ये देखिए ये बेसर शैली है कि कैसे है बेसर शैली, कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नागर शैली में बना है और जो थोड़ा कम दिख रहा है, आधा इमेज कट गया है, ये आपका द्रविड़ शैली में इधर वाला इमेज आपको दिख रहा होगा। तो दोनों एक ही जगह, दोनों शैली का कॉम्बिनेशन है तो इसे बेसर शैली कहेंगे। आई होप आप समझे। इसके अलावा क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मंदिर में भाई देवी देवता को कहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, तो जनरल वे में तो हमारा यही जवाब है। कैसा सवाल पूछता है जी, मंदिर में कहाँ स्थापित करता है, मंदिर के अंदर ना करेगा। अरे भाई उस अंदर का भी अलग अलग जवाब है, ठीक है, अलग अलग नाम है। तो मंदिर में जो देवी देवता को आप स्थापित करते हो वो गर्भगृह में करते हो, है ना। गर्भगृह, गर्भ से आप सभी परिचित हैं क्या होते हैं, और गृह मतलब वो घर, है ना। तो जो कोख होता है मंदिर का वहां पे रखा जाता है देवी देवता को, देवता पितर को, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि गर्भगृह कहाँ होगा, तो जो मंदिर के सबसे टॉप शिखर होते हैं, किसी भी मंदिर में कई भी मंदिर हो लेकिन एक सबसे टॉप शिखर होता है। जैसे इसमें इस वाले केस में देखिए ये जो कलसा आप देख रहे हैं तो इसी के ठीक सामने की जो जगह होगा नीचे में, ये क्या होता है, गर्भगृह वाला पोर्शन होता है, ठीक है भाई। ये इमेज में स्पष्ट लिखा है, बता दूंगा, चलता हूँ आगे, ठीक है। तो क्या समझे कि भाई जो टॉप होते हैं मंदिर के उसके नीचे वाली एरिया में गर्भगृह एग्जैक्ट उसी के सामने होती है। ये देखिए, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको गर्भगृह दिखाता हूँ कि कहाँ पे होगा। ये देखिए यहाँ पे है गर्भगृह, अब यहाँ पे है गर्भगृह, ये वाला छोटकू मंदिर में वहाँ पे है गर्भगृह, है ना। वहाँ पे ये यहाँ पे है ना। तो ये गर्भगृह कैसे डिसाइड हुआ, तो इनके शिखर के रिलेशन में डिसाइड हुआ कि यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। चलते हैं आगे। अब देखिए मंदिर से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके सीट्स को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इससे समझने से बेटर है इस वाले इमेज में देखते हैं। देखिए ये आपका, है ना, ये आपका नॉर्थर्न स्टाइल है ना, यानी नागर शैली है। ये साउदर्न स्टाइल है यानी द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर का ऊपर का भाग है इसे कैपस्टोन कहा जाता है। नागर शैली में अमलका कहा जाता है। हिंदी में आएंगे तो जो गोलाकार चक्कर है इसे कलश कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कलसा वाला है और ये तो ध्वज, आप देखने से ही पता चल रहा है कि ये ध्वज है, ठीक है। तो यही दो चीज पूछता है, वो कलश, है ना, अमलका। अमलका ही ऑप्शन में ज्यादा रहता है तो आपको जरूर ध्यान देना है। उसी प्रकार से एक स्तूप पूछता है, एक स्तूप क्या होता है, तो स्तूप आप सभी जानते हैं ना, बताए हैं कि बौद्ध धर्म के जो उनके सार्वजनिक चीज है, जो उनके महत्व के होते हैं, उनको संरक्षित रखने की जो जगह होती है उसे स्तूप कहा जाता है ना। और परसों या चौथे दिन बताया था कि सूफी संत के जो कब्र होते हैं उसे दरगाह कहा जाता है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। विंग्स ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो बेगमपेट हवाई अड्डा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पे है, आप कहते हो जी हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या रखा गया था, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। भैया विंग्स मतलब क्या होता है, डायना टाइप से आंसर है, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक नहीं पढ़े आप, है ना। तो ये जो है विंग्स मतलब उड़ान वाली बात करता है। तो ये विंग्स इंडिया 2024 थीम रखा था, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, ठीक है, हवाई यात्रा वाली बात है भाई। इसके अलावा
विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार केम्पेगौड़ा बेंगलुरु को तथा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली को दिया गया था। भारत में सबसे बड़ी हवाई अड्डा की बात करेंगे तो दिल्ली ही होता है। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये सबसे बड़ी हवाई अड्डा है इंडिया के लिहाज से। इसके अलावा दक्कन त्योहार जो दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? डेक्कन कहिए या दक्कन कहिए, लेकिन क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, तब फिर काम नाम रटने से नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो ये जो दक्कन त्योहार है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में दक्कन त्योहार मनाया जाता है जो 5 दिनों तक चलती है। आपका कौन सा? डेक्कन त्योहार। ठीक है, 5 दिनों तक चलती है। आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से आप त्योहार मना लेते हैं तो ब्रह्मोत्सव मनाते हैं, भीष्म एकादशी मनाते हैं, भीष्म पितामह वाला। इसके अलावा विनायक चतुर्थी, नगुला चविथी, लुम्बिनी महोत्सव। लुम्बिनी महोत्सव अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो तेलंगाना से भी काम चला लेना। वैसे आप जानते हैं कि लुम्बिनी जो है साइट का नाम है जो नेपाल के अंदर स्थित है, और ये जो साइट है ये जन्मभूमि है किसके? महात्मा बुद्ध के, है ना, महात्मा बुद्ध के जन्मभूमि है। ठीक है, तो ये लुम्बिनी महोत्सव दोनों जगह आप लगा सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश में अगर आप शास्त्रीय नृत्य में जाओगे तो कुचिपुड़ी करना पड़ेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर। बाद बाकी और भी त्योहार वगैरह या नृत्य में आओगे तो ढीमसा, है ना, ढीमसा, लंबाड़ी, ये सब आंध्र प्रदेश में जाएंगे जो काफी पॉपुलर होते हैं। आंध्र प्रदेश में नव वर्ष को क्या कहते हो दादा? उगादी कहते हो। उगादी जो है ये आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना का नव वर्ष है, तेलंगाना के साथ कर्नाटक का भी नव वर्ष है उगादी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो ये 3 जगह हो जाएगा। इनके अलावा हम्पी महोत्सव, है ना, हम्पी नाम से स्पष्ट कर्नाटक में है। कंबाला महोत्सव, कंबाला महोत्सव जो कीचड़ में भैंस को दौड़ाया जाता है। मैसूर दशहरा नाम से स्पष्ट, ये सभी कर्नाटक में मनाए जाते हैं, है ना। कर्नाटक में जाओगे भूतकोला डांस करने को मिलेगा, है ना। इनके अलावा है ना कुनीथा भी मिलेगा एक, है ना, कुनीथा मिलेगा, करगा भी मिलेगा, करगा, है ना, सुग्गी भी मिलेगा, सुग्गी। ये सब जो है कर्नाटक से ही संबंध रखते हैं। इसके अलावा त्रिशूरपुरम, निशागंधी, ओनम, बेल्लम बोट रेस, मकर बिलक्कू, बीसू, अट्टुकल पोंगल सभी केरल में मनाया जाता है। ये सभी केरल की त्योहार है। इसके अलावा एशियाई पारा गेम 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है तो 5वीं रैंक मिली है। देखिए, एक तो पैरा गेम होता है एशियाई पैरा गेम, एक डायरेक्ट एशियन गेम होता है, ये दोनों में फर्क है। पैरा मतलब इसमें जो है डिजेबल्ड पर्सन ही भाग लेते हैं, जिनके पास डिजेबल्ड के सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा मुझे रियायत चाहिए, है ना, और अपने मन से नहीं होता, उसको सर्टिफिकेट देना होता है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे मैं ट्रेन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे भी टिकट में रियायत चाहते हैं, डिजेबल्ड के नाम पे होता है छूट, है ना, और उनके लिए स्पेशल पास भी बनते हैं। तो उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है जो ऑथराइज डॉक्टर से होना चाहिए। तो ये तो अलग बात हो गई। तो जो पैरा एशियन गेम और एशियन गेम ये 2 अलग अलग चीज है। तो जो पैरा एशियन गेम हुआ है 2023 चीन में आयोजित कराए गए, है ना, जहां पर भारत को 29 गोल्ड, 31 रजत और 51 ब्रॉन्ज के साथ 111 पदक प्राप्त हुए हैं। और 111 पदक के साथ चीन, ईरान, जापान, कोरिया के बाद 5वां स्थान हासिल हुआ है। अब समझ सकते हैं कि पैरा एशियन में कितने पदक आए हैं। अगर मेन वाला एशियन की बात कर ले तो वहां पे हमें कितने पदक मिले थे? लेटेस्ट वाले में 107 पदक मिले थे। तो यहाँ पे पैरा एशियन वाला जो है आगे है पदक लिस्ट के अंदर। इस पैरा एशियाई गेम 2023 के अंदर भारतीय टीम के जो ध्वज वाहक रहे, फ्लैग वेरियर, ये आपका पारुल परमार तथा अमित सरोहा। ये पारुल परमार जो है शटलर है ना। इनके अलावा सुमित ने पुरुषों की भाला में F64 में जो है ये कैटेगरी होता है, F64, F46 इस प्रकार से। तो इस कैटेगरी में 73.29 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीती। यहाँ पे मैं भाला फेंक को ज़्यादा आज जो रखा हूँ, यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन में भी देखा कि मेन डायमंड लीग में भाला फेंक की बात कर रहा था, फिर ओलंपिक में देखा, यहाँ पे मैं पैरा एशियाई की बात कर रहा हूँ। गुर्जर सिंह सुंदर ने पुरुषों की भाला फेंक में F46 स्पर्धा में 68.6 मीटर
मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण जीता। ये दोनों स्वर्ण पदक विजेता है, दोनों भाला फेंक पैरा के खिलाड़ी हैं, ठीक है। एशियन गेम 2023 में भारत को कुल 107 पदक प्राप्त हुआ था। कल लिखा गया है, सही करके दूंगा। अब ये दोनों को ही मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये दोनों ने अपने अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त किए हैं, है ना, यानी रिकॉर्ड ब्रेक करके जो है ये गोल्ड जीते हैं, तो इसीलिए ये दोनों के पूछे जाने की संभावना अधिक है। बाद बाकी जो है इनके ये जरूर याद रखें F46 और F64, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इन दोनों का ऑप्शन नाम में दिया रहेगा, ठीक है। इनके अलावा मिनी कंप्यूटर IBM 360 किस पीढ़ी की कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए CHSL के बच्चे भी एग्जाम देंगे तो उन लिहाज से भी क्वेश्चन डालना पड़ता है। तो ये आपकी तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर हो जाएगी। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में बात करेंगे, क्या विशेषता क्या खामी थी देख लेते हैं आज कंप्यूटर। इसके बाद कंप्यूटर वाली जो पीढ़ी है उसकी चर्चा मैं किसी क्लास में शायद इस वाले सीरीज में ना करूँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम का इस्तेमाल हुआ था, जिसे आप निर्वात कहते हो। ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी इत्यादि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब नाम से ही स्पष्ट है, ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, मेमोरी, है ना, वैक्यूम। तो इसके लिए बहुत सारे जगह की न जरूरत पड़ती थी। एक घर में एक कंप्यूटर रखा जाता था, ठीक है। तो सबसे बड़ी खराबी क्या था, बहुत ज्यादा आकार घेरता था। उपयुक्त समय, इसका जो कार्यकाल रहा, जो आपका चरण रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के हम, है ना, चौथा से अधिक और पांचवा चरण में हम जी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चरण रहा ये 1940 से 56 के बीच में रहा था, प्रथम पीढ़ी की चरण रहा था। दूसरी पीढ़ी में आते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर कौन बनाए थे, है ना, बार्डिन और शोकले महोदय ने बनाया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। इसकी जो कार्यकाल है सेकेंड एडिशन का 1956 से 1963 तक माना जाता है ना। इसके अलावा विशेषता क्या था कि आकार में मध्यम हो गई। ये विशेषता में काउंट होंगे क्योंकि पहले पीढ़ी में बहुत बड़ी आकार हुआ करती थी। इसी पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर IBM 1620। असेंबली भाषा का इस्तेमाल इसी जनरेशन में पहली बार किया गया, सेकेंड जनरेशन के अंदर। इसके अलावा आपने जानना है ना कि असेंबली भाषा, मशीनी भाषा होता है ना कंप्यूटर के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये जानते ही होंगे। तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर 1964 से 1971 हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अब अगर आपसे पूछे कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किस पीढ़ी के दरमियान किया गया कंप्यूटर ईरा में, तो आप कहोगे थर्ड जनरेशन। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल जो है ये तृतीय पीढ़ी में ही किया गया। IC चिप के आविष्कारक कौन थे, कोई बच्चा बताओ, है ना। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यही छोड़ देता हूँ, बताइएगा IC चिप के आविष्कारक कौन थे और IC चिप में किसकी प्रयोग की जाती है, धातु अधातु। जनरली दो ही चीज में जवाब देना है, धातु या अधातु, ठीक, उपधातु, तीनों कहना पड़ेगा, धातु अधातु उपधातु, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर ही चलिए स्टैंडर्ड कर देता हूँ, इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है, नहीं तो कचरा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिया मैं आपको। सेमीकंडक्टर ही सही रहता है। ऐसी चिप जो है सिलिकॉन वगैरह के बनाए जाते हैं, आपको खाली ये जवाब देना है ऐसी चिप किसने बनाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय यहाँ से होती है आपके थर्ड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं ना, जैसे एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS, एंड्रॉयड, है ना, लिनक्स, इस प्रकार का। चतुर्थ जनरेशन 1971 में अभी तक सबसे बड़ी विशेषता है कि तेज गति से वर्क करना, जिस पर आज हम लोग काम करते हैं। मैक्रो प्रोसेसर का इसमें इस्तेमाल किया गया, MP का। इसके अलावा इसमें डाटाबेस, स्प्रेडशीट इत्यादि का इस्तेमाल किया गया, है ना। इसके अलावा पांचवी जनरेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। विशेषता क्या है, उच्चतम गति जो है और अत्यंत छोटा हो गया है कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा सी भाषा जो है, सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। सी भाषा में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जनरल मोटर्स के द्वारा किया गया था और ये CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कौन हुआ था। ऑप्शन में IBM भी था, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। तो ये जनरल मोटर्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज है, विंडोज 10, विंडोज 13, विंडोज 12 देखते होंगे, विंडोज 8, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, है ना। ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा हाल में ही AI तकनीक से बनी पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, तो ये है भैया इराह, है ना, AI तकनीक से बनी है ये। भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा है, मूक, मूक मतलब बधिर, बधिर मतलब जो बोल नहीं रहा, मतलब बिना बोलने वाला, आवाज नहीं था, ऐसे मतलब शारीरिक हाव भाव या फिर एक्सप्रेशन से ही आपको समझना होता था। जैसे चार्ली चैपलिन का आप कई बार कॉमेडी वगैरह देखे होंगे, है ना। तो भारत का जो पहला बधिर फिल्म था ये राजा हरिश्चंद्र था, है ना, 1912-13 के दशक में आया था ये। इनके अलावा भारत का पहला बोलती फिल्म आलम आरा,
है ना। भारतीय फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के को माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। प्रथम विजेता देविका रानी। ठीक है, तो ये हमारे फिल्म की थोड़ी सी इतिहास कर लेते हैं। इसके अलावा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की वितरण हो चुकी है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये जवान को मिला है। जवान का हीरो कौन है? शाहरुख खान है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, तो इसी पिक्चर के लिए है ना। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में मिला है 12th फेल। 12th फेल आप सभी जानते हैं, IAS अधिकारी के जो संघर्ष है ये है, इन पे बनाया गया पिक्चर, हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। इनके अलावा जनवरी मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के में रिजल्ट क्या रहा था? ठीक है, तो जनवरी मार्च 2024 के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जो इंडिया में ही कराए गए, तो इसमें रिजल्ट क्या रहा? मैं SSC की प्योरली कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा दादा। तो 4-1 सीरीज पर कब्जा हुआ है ना। 4 गो मैच भारत जीतला, 1 गो मैच इंग्लैंड जीता। ठीक है, भारत इंग्लैंड 2024 सीरीज जीतने के बाद भारत का अपने घर में लगातार 17वां टेस्ट सीरीज जीत है। तो ये भी आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको याद होगा कि ये पूछा गया था कि भाई जो ईशान किशन है वो कितने बॉल में सेकेंड यानी दोहरा शतक लगा दिया था? आंसर होता था 126। तो जब ये भी बात पूछा जा सकता है तो ये क्यों नहीं पूछा जा सकता, मुझे बताइए आप, है ना। इसके अलावा पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 है ना, ये आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराए गए थे। इसके एक सेकेंड, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाओ। तो ये हाँ कहाँ थे? पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट जो है आपका 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है खेला गया था। वनडे की बात करेंगे तो 100 साल लगभग और जोड़ लीजिएगा। 1971-72 में पहला वनडे मैच होता है, 1971 में ही होता है, 1971 में ही होता है, और दोनों में सेम रहता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, और जो मैंने आपको बताया था उस बात पर विशेष फोकस कीजिएगा कि पहला इंटरनेशनल मैच किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो USA प्लस कनाडा के बीच में हुआ था। तो ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि इस मैच को नाम नहीं दिया गया कि भाई तुम टेस्ट रहेगा कि ODI रहेगा कि T20 रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन टेस्ट कहेगा तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ODI कहेगा तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में अधिकतम कितने ओवर तक का जो है बॉल फेंकने का अलाउ है? तो 90 ओवर का। हालांकि पहले ऑल आउट हो गया तो कोई मायने नहीं है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि टेस्ट क्रिकेट में प्रति घंटा कितने ओवर तक जो है आपका जुर्माना नहीं लगता है। तो अगर आप 15 या 14 से ऊपर ओवर फेंकते हैं तो जुर्माना नहीं लगता है। इससे स्लो फेंकेंगे तो जुर्माना लग सकती है जो टीम बॉलिंग कर रही होती है, क्योंकि वहां पे भी टाइम फैक्टर होता है। आपने कई बार सुना होगा लेट करने के चलते जुर्माना लग गया। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर। सबसे पहले इन्होंने ही साहब ने काम किया था, फिर हमारे साहब है ना जंबो अनिल कुंबले साहब, फिर तीसरी बार एजाज पटेल। ये पटेल साहब गुजरात के नहीं है, ये पटेल साहब जो है न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा, है ना। जैसे अभी रचिन रविंद्र, ये कोई कर्नाटक के नहीं है, ये जो है ना न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अगर बच्चे घर पे न करके जाए तो कितने बच्चे सही करके आओगे, है ना? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। 1% कौन सा सही करेगा? जो कुछ होने पर आया, तुक्का मारेगा तो लग जाएगा तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जनक शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है कि भाई फर्स्ट टाइम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का जो है जिक्र किसने किया? तो इसका नाम है विलियम गॉड। और अगर बात करें कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन साहब, जो 2024 में भारत रत्न अवार्डी भी हैं उन 5 में से एक। इनके अलावा हरित क्रांति भारत के 2 प्रमुख चरण में हुए। पहली बार 1967 पंजाब में दस्तक दिए, दूसरी चरण जो है 1975 से 80 मानी जाती है। कहीं कहीं आप इसी चीज को 1974 से 1974 से 1979 देखोगे, है ना। तो मतलब एक मोटे मोटे तौर पे 75 से 80 याद रखना है। ऐसा ही एक ऑप्शन रहेगा जब भी आपके एग्जाम में सेकेंड चरण पूछेंगे तो। ठीक है, इनके अलावा
हरित क्रांति का असर सबसे अधिक गेहूं पर हुआ। मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के खाद बीज इत्यादि का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों के पैदावार को बढ़ाना था, है ना। इसके अलावा हेकल ने पारिस्थितिक शब्द दिया था। हेकल महोदय, अर्नेस्ट हेकल इनका नाम है। पारिस्थितिक तंत्र का जो जिक्र किया है ना, वो टॉन्सले साहब किया है। तो दोनों एक अलग अलग चीज है। सिर्फ पारिस्थितिक कहेगा तो अर्नेस्ट हेकल, पारिस्थितिक तंत्र कहेगा तो टेंसले। ओडूम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, ये भी एक अलग बला है। तो इनको 3 तरीके से याद रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे कोशिका को आप खाली कोशिका का जन्म कौन दिया या फिर कोशिका का नामकरण कौन किए, तो भाई आप जो है हुक आंसर लगाते हो। लेकिन अगर लाइव कोशिका का खोज किसने किया तो आप जो है ल्यूवेनहॉक आंसर लगाते हो। संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यूएसए और इंडिया के बीच सी डिफेंडर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किए गए हैं। ये भारत और अमेरिका के नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो आपका अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में 2024 वाली कराई गई है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे एग्जामिनर करता है, क्योंकि वहां पे जगह का नाम नहीं दे देगा, आपको दे देगा भैया लाल सागर में हुआ, है ना, कि भाई अरब सागर में हुआ, कि भाई आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ, कि भैया आपका अंडमान सागर में हुआ, तो क्या आंसर दोगे? ठीक है, तो इस समय जो है आपका, है ना, अंडमान निकोबार कहाँ पे है? अरब सागर में। तो आप अरब सागर आंसर लगा सकते हो आराम से। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। विशाखापत्तनम किस साइड रहेगा इंडिया के? इधर रहेगा कि इधर रहेगा? थोड़ा सा मतलब पूर्वी तट के पास रहेगा कि पश्चिमी तट के रहेगा? थोड़ा सा दोहराइए नजर। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना का अभ्यास है जो पूर्वी तट पे संपन्न हुआ है। ये भैया पूर्वी तट जो बंगाल के खाड़ी को धोता है और पश्चिमी तट अरब सागर को धोता है। अभ्यास शांति प्रयास, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टी जो है कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार का जो इसका हब रहा वो नेपाल में रहा था, तो यहाँ पे नेपाल इंपोर्टेंट होता हुआ। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कोयला के भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे कम भंडार किस राज्य में है? इन 4 का नाम दिया गया है। इसमें सबसे कम भंडार की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में कोयला का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है वर्तमान समय के दृष्टिकोण से। इसके अलावा वर्तमान समय में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, बता दिया। दुनिया में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चाइना के अंदर होता है। हाल में ही एक डाटा के अनुसार 2023 तक भारत जो है सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, चाइना और यूएसए के बाद। ठीक है, चाइना और यूएसए के बाद जो है तीसरा रैंक हासिल कर लिया अपना भारत। किस चीज में? सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस करने में, है ना, उत्पादन करने में। ये रेलवे वाली क्लास में मैंने बता दिया था, इसकी इंपोर्टेंसी है। सौर ऊर्जा अपने आप में इंपोर्टेंसी रखती है भाई, प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है, हालांकि कॉस्टली तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्रदूषण रहित है तो पर्यावरण खुश तो हम सब खुश। तो इसीलिए जो है आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना होगा। बाद बाकी जो ISA है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में है। कोयला जो कार्बन के अपरूप होते हैं, सबसे अधिक उसमें मान वाला कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया कोयला पीट होता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। अधिकांशीय तापीय संयंत्र इंडिया में जो है वो कोयला आधारित है, लगभग 70%। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये 13 महारत्न कंपनी जो है उनमें से एक है CIL। अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी लग जाते हैं तो आपको बोनस इतने मिलेंगे ना कि पूछो ही मत। एक बोनस मिलता है हम लोगों से कम 4-5 टाइम ज्यादा। हम लोगों का कितना? रेलवे में अगर आप अधिकारी को तो बोनस मिलता ही नहीं रेलवे में। रेलवे के अंदर C क्लास और D क्लास को ही बोनस मिलते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा बच्चे C क्लास ही नहीं समझते सरकारी नौकरी के अंदर, है ना। अगर आप 4800 ग्रेड पे में भी हो तो आप C क्लास तक ही हो, है ना। जो B क्लास से स्टार्ट होता है वो 5400 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। B क्लास मतलब ऑफिसर होता है। B क्लास और A क्लास जो है ये ऑफिसर होता है। और डायरेक्ट A क्लास और B क्लास की नियुक्ति जो है इस छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं होता, जैसे कि हम और आप लोग देते हो, वहां से नहीं होता है। ठीक है भाई, तो A क्लास और B क्लास ऑफिसर हो जाता है। C क्लास और D क्लास जो है इधर के वर्कर हैं, तो हम लोग C क्लास वर्कर है ना। और एक D क्लास आता है जिनका इनिशियल पेमेंट 1800 GP में होता है, तो ये सबसे नीचे वाला सरकारी कर्मचारी है, इसे D क्लास कहते हैं। इसके ऊपर जैसे 1900 ग्रेड पे है तो यहीं से C क्लास स्टार्ट हो जाता है, जो आपका 4800 GP तक चलता है।
ठीक है भाई। ये मैं थोड़ा सा दे दिया आपको, बाद बाकी वो कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा सा ये सुनोगे तभी तो लालसा आएगा भाई, है ना, और जल्दी आ जाओगे तो ठीक रहेगा, मिलते रहेंगे हम। तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक रानीगंज, झरिया, गोंडवाना कोयला क्षेत्र इत्यादि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? आर के बीजापुरे जो है ये हारमोनियम बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई? हारमोनियम बजाते हैं, ये हारमोनियम। इसके अलावा जो है आपका, है ना, प्रमुख सितार वादक देख लेते हैं कौन कौन है जो आपका एग्जाम में आता है। तो सितार वादक में बात करेंगे तो सबसे फेमस पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब कितने ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं? तो 5, और पहले ग्रैमी अवार्ड के विजेता भी है। और इन्हीं 5 ग्रैमी अवार्ड के बराबरी कौन किए हैं? जाकिर हुसैन साहब किए हैं 2024 में। 2024 में जाकिर हुसैन साहब को जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा निखिल बनर्जी साहब, बंदे हसन साहब, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, सुजात हुसैन, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, मुश्ताक अली, हरिशंकर भट्टाचार्य, ये सभी के सभी सितार वादकों में से है। अब इसे याद करने की क्या तरीके हैं? पंडित रविशंकर आप सभी जानते हैं, इसको मत याद करो, है ना। इसके अलावा मेरे ख्याल में आप अनुष्का शंकर भी जानते होंगे, इनको मत याद करो। इनके अलावा मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उनको तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं ना उनको जरूर ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है, तभी याद होगी। सेम आपका अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग याद करने का भी वही तरीका है। जो एंटोसाइनो है, जो बहुत कॉमन वर्ड है, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, क्योंकि वो अंधेरे में भी आपसे पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसको आपको देखना होता है। तबला के प्रमुख वादकों में पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, अंबिका प्रसाद, ये सभी तबला बजाते हैं। सारंगी के प्रमुख वादकों में शुकूर खान, पंडित राम नारायण, उस्ताद बिंदा खान, सुल्तान खान, सबरी खान, वजीर खान, आसफ अली खान, ध्रुव घोष, ये सभी के सभी सारंगी के प्लेयर हैं। सरोद के प्लेयर में अमजद अली खान बहुत पॉपुलर, तो आपको याद ही होगा। अलाउद्दीन खान भी बहुत पॉपुलर है। अली अकबर खान को याद रखना है। विश्वजीत राय, मुकेश शर्मा, ये सभी सरोद प्ले करते हैं। संतूर के प्रमुख वादकों में गिने चुने ही हैं, तो आपको पूरा याद रख लेना है। पंडित शिव कुमार शर्मा सभी जानते हैं। राहुल शर्मा को याद रखना है। भजन सुपारी को आप सभी जानते हैं। तरुण भट्टाचार्य को याद रखना है। बीना की बात करेंगे, बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, रमेश प्रेम, गोपाल कृष्ण, दोरेस्वामी अयंगर और एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बीना बजा लेते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विषुवत वृत्त पर स्थित निम्न वायुदेव क्षेत्र क्या कहा जाता है? तो जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के पास, इसे हम ITCZ जोन कहते हैं। ITCZ जोन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है। ये आपने ई बुक वगैरह में भी कई बार आपने देखा होगा। मैंने इसे बताया है कि ये जो 0 डिग्री, अच्छा कल एक बच्चे कॉमेंट कर रहे थे, मैंने हल्का फुल्का ही देखा था, है ना, उसके बाद मैं काम में लग गया, भूल गया कि भाई ये जो आपने 180 और 181 लिखे हो, है ना, 180 और 100, अच्छे से थोड़ा बड़ा कर दे तो रुक जाओ। हाँ, तो क्या था भाई कि अक्षांश रेखा की संख्या बोल रहे थे कि भाई 181 होता है कि 180 होता है। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन आंसर देखा है वहाँ पे 180 ही देखा है। 181 भी हो सकता है, ठीक है, और 179 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है। 181 कब होता है? जब ये इक्वेटर वाला जो फैक्टर है 0 डिग्री, इसे भी काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। और दोनों लास्ट वाला अगर छोड़ दिया जाता है तो 179 भी आंसर हो जाता है। उस समय आपको लैंग्वेज में लिखा गया होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 180 ही है। अगर आपको इक्वेटर पकड़ के बोलते हैं ये 0 डिग्री तो 181 हो जाता है। दोनों आखिरी छोड़ने को लैंग्वेज में अगर लिखा है तो 179 भी होता है। लेकिन ये सिर्फ बनाई गई क्वेश्चन है, आज तक ऐसा एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है, तो निश्चिंत रहें, है ना। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका बेस क्या है कि ये वाली जो एरिया है विषुवत रेखा वाला, इसके आसपास की जो एरिया है ना, दोनों तरफ, तो ये आपका ITCZ जोन में आ जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र को डोले ड्रम भी कहते हैं, ये एक अलग बात है। इसके अलावा अगर इधर चलेंगे यहाँ से 23.5, इधर 23.5, तो इसे जो है कर्क रेखा कहते हैं उत्तर को, और दक्षिण को कहते हैं जी मकर रेखा। ये आपने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखा, अच्छा इमेज है ये। इसके अलावा ये आर्कटिक वृत्त है जो उत्तरी
सॉरी दक्षिणी ध्रुव को कहते हैं अंटार्कटिक है, ये अंटार्कटिक है दक्षिणी को, और आर्कटिक उत्तरी वृत्त को ही कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि भारत का अंटार्कटिका में पहला अनुसंधान केंद्र और आर्कटिक में पहला अनुसंधान केंद्र, तो ये दोनों अलग अलग चीज है जो बच्चे आज तक एक ही समझ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव में सिर्फ एक गो अनुसंधान केंद्र है और दक्षिणी में जो है 3 गो बन गया था, हालांकि ये वर्क नहीं करता लेकिन फिर भी 3 गो बन गया था, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो अंटार्कटिक अलग होता है, आर्कटिक अलग होता है ना। इनका महासागर के नाम से भी नाम है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। ITCZ का फुल फॉर्म आपसे पूछता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। भूमध्य रेखा पर कितने देश है? 13 देश। कल मैंने क्या बताया था कि चाइना एक ऐसा देश है कि सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देश थे वो कमेंट कर दीजिएगा। दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आप किस बिलियन का इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन परीक्षण करते हैं, आयोडीन के बिलियन का इस्तेमाल करते हैं कि भाई स्टार्च है कि नहीं है। ये दूध तो मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ, कहीं भी स्टार्च या मंड का जो है आपका परीक्षण करना हो तो आप जो है आयोडीन से कर सकते हैं। दूध की शुद्धता को आप लैक्टोमीटर से मापते हो। मानव शरीर में दूध से प्राप्त जो भी प्रोटीन होते हैं जो जैसे केसीन है ना, तो इनको जो है पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन निकलता है। रेनिन पेप्सिन का नाम सुने होंगे। तो पेप्सिन अन्य प्रोटीन को पचाने में यानी सरल पेप्टाइड्स में बदलते हैं, जबकि जो रेनिन को पचाने वाला एंजाइम होता है, माफ कीजिएगा, रेनिन जो होता है वो केसीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो दूध से आती है, ठीक है। देखिए प्रोटीन भी कई प्रकार के, तो दूध से जो प्रोटीन होता है ना उसके लिए एक विशेष करके एंजाइम होता है, पेट से निकलता है, रेनिन नाम है। इस पे काम करते हैं, पचाने में मदद करते हैं। बाद बाकी कल हमने है ना डेडुनम, जेजुनम और इलियम आपका जो है छोटी आंत वाली 3 ही बात बता दिया था कि कैसे खाना पचता है रेलवे वाली क्लास में। आई होप आप हमारी सारी क्लास देखते होंगे क्योंकि हम पढ़ाने वाले सिंगल है और लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति सबसे पहले गुजरात राज्य में आया था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब में आया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन बिलियन का इस्तेमाल किया जाता है। निमोनिया को जांच करने के लिए आप बिडाल टेस्ट करते हो। एड्स को जांच करने के लिए आप एलिसा टेस्ट करते हो। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए आप कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हो, है ना। चट्टानों वगैरह की उम्र ज्ञात करने के लिए आप यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हो। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आप बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हो, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा नोयल, अर्कवती, अमरावती किस प्रमुख भारतीय नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आपका भारतीय नदी का सहायक नदी में हो जाएगा, तो ये आपका कावेरी का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो सहायक नदियां हैं ये किसके हो जाएंगे? तो ये आपके कावेरी नदी के हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कावेरी नदी का उद्गम ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से होता है। भारत में इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है और खाली दक्षिण की गंगा यानी की शब्द को मैं यहाँ से डिलीट करूं तो फिर इसी चीज का जो आंसर हो जाता है वो गोदावरी हो जाता है। दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियों में से है। इसी नदी पे शिवा समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के बीच में बना रहता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिर रही थी, वहां पे एक बात और जोड़ लीजिएगा। कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में होते हैं। पश्चिमी तट के अंदर महत्वपूर्ण नदियों में घाट प्रवाह गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, हेमावती, काबनी ये सभी के सभी पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में से है। इंडिया में वर्तमान में सबसे ऊंची जलप्रपात ये कुचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। एक आपसे सबसे ज्यादा जो जलप्रपात पूछा जाता है इंडिया के लिहाज से वो है शरावती नदी पर जोगिया गोरसप्पा, है ना, जिसे महात्मा गांधी फॉल भी कहा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक तो 159वां रैंक दिया गया है। मैं फिर से बता रहा हूं, अपना छोड़ो, भारत के पड़ोसी जो भी है देश उनको आपको जो है आपको ये याद रखना है क्या भैया, है ना, कि भाई उसका HDI रैंकिंग क्या है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पास्ट में हर साल बनते आए हैं। तो UNDP HDI इंडेक्स 2023-24 यानी जो लेटेस्ट वाला है ना, तो ये जो है आपका ये रिपोर्ट 2024 में आया है। तो भारत की रैंक 134 दिया गया है। इस स्थान पे भारत का स्कोर कितना है? 0.644। श्रीलंका के 78वां स्थान पे रखा गया है। चाइना को 75वां स्थान पे रखा गया है। जिसका स्थान जितना कम है वो उतना ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, ये मानिएगा। इसके अलावा भूटान के स्थान जो है 125वां है, यानी भारत का स्थिति जो है भूटान से थोड़ा नीचे है। नेपाल की स्थिति 146 है, यानी नेपाल के तुलना में 134 भारत का है, तो हम बेहतर है। इसके
अलावा पाकिस्तान तो हटले रहो 164 है इसका। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड को जगह दिया गया है। इसके अलावा विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां रैंक दिया गया है। पहले 2023 में यह रैंक 8वां था। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 में भारत को 126वां रैंक दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक लौह इस्पात उद्योग संकेंद्रित है भारत में? तो छोटा नागपुर की जो पठारी इलाका है वहां पे लौह इस्पात प्रगलन केंद्र कहिए या संयंत्र कहिए ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपने उड़ीसा की बात कर लीजिए तो राउरकेला हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में जाओगे दुर्गापुर हो जाएगा। तो ये सब जो बेल्ट है वो तो छोटा नागपुर की ही बेल्ट है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम उड़ीसा संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र जो है ये उड़ीसा में है। भारत में सबसे अधिक चीन की मिल जो है ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लेकिन चीनी की जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा अब कौन करता है उत्पादन? तो उत्तर प्रदेश करता है। भारत में सबसे पहले कपास का मिल कहाँ लगा? महाराष्ट्र में, है ना। और सबसे अधिक कपास के उत्पादन वर्तमान में गुजरात में होता है और इंडिया ही वो कंट्री है जो सबसे अधिक कपास के उत्पादन वर्तमान में करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले जूट का मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 में लगा था। भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में ही होता है। इसके अलावा भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। वर्तमान में सर्वाधिक तंबा का उत्पादन इंडिया में मध्य प्रदेश के द्वारा करा जाता है। सबसे अधिक सीमेंट उत्पादक देश में मतलब राज्यों में आएंगे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब में सीमेंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर आसानी से मिल जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट के लेखक कौन है? मोनोथेइस्ट मतलब मोनो मतलब होता है एक, थेइस्ट मतलब धर्म से संबंधित है। तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की यह पुस्तक फारसी में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय की अन्य पुस्तक और पत्रिकाओं में आएंगे तो संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार ETC प्रमुख है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में किए थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है 1833 में हो गया था देश के बाहर। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा के अंत कराने के लिए प्रयासरत रहे और अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। रेहला नामक पुस्तक जो इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। यह अरबी भाषा की पुस्तक है। चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र की पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब काल में थे चाणक्य। इनका विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी नाम हुआ करता था। 3 को नाम है। इन्हीं के प्रयास से तो धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना हुई। बाबर नामक तुर्की भाषा में लिखा गया आत्मकथा है जिनके लेखक स्वयं बाबर है। निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीत को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है? किसे? ऐसा क्वेश्चन है। तो एम सुब्बा लक्ष्मी को आप कर्नाटक संगीत की रानी कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न जो है ये एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को ही दिया गया। माफ कीजिएगा सर्दी बहुत हुआ है मुझे। इसके अलावा 1998 में, एक सेकेंड, एम सुब्बा लक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था पहली बार। उसके बाद जो है 1999 में पंडित रविशंकर साहब को दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को एक साथ ही दिए गए। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 और 2009 इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होता है। सेम ही कहानी होता है आपका सचिन तेंदुलकर वाले में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वाले में जो उन्हें भारत रत्न देने की ऐलान है वो 2013 में हुई, लेकिन इन हैंड 2014 में आया। और MTS इस बार जो है दोनों ऑप्शन दे के आपसे पूछा था, लेकिन क्वेश्चन ऊपर में लिखा था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब रिसीव हुआ, है ना। तो आपको 2014 आंसर SSC ने भी माना था और होना भी चाहिए। इसके अलावा भूपेन हजारिका साहब को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है भैया? पुरंदर दास, है ना। और कर्नाटक संगीत में त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत जो शास्त्रीय संगीत है इस पर पहला ग्रंथ लेखन का कार्य करने का श्रेय जो दिया जाता है ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया जाता है। इनका जन्म भले महाराष्ट्र में हुआ था लेकिन ये जो है MP वगैरह में भी जुड़े रहे, MP सबसे, ग्वालियर वगैरह सबसे, है ना। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है आधुनिक शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पे लेख लिखने का कार्य किए थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत साउथ भारत को छोड़ के इंडिया के रेस्ट ऑफ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। साउथ भारत जो है जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इत्यादि क्षेत्र में जो है इसी प्रकार के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से हम जानते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में हम तानसेन को भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। आधुनिक नृत्य के जन्मदाता उदय शंकर को माना जाता है।
ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम जो फिक्शन डॉक्यूमेंट है ये आपका कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा से जुड़ी हुई है। एक एक बात जो है ना, ये आपको गागर में सागर जैसा हो जाएगा भैया, है ना। तो किसी को चीज को इग्नोर ना करें, है ना, और टाइम रहे पूरा तभी क्लास अटेंड करें, है ना, और शुरू से अंत तक करें। पता नहीं कौन सी बात कभी एग्जाम में आ जाए, है ना। और पीडीएफ लिए तो उसे पढ़िए, क्लास देखने के बाद उसे एक बार पढ़िए ताकि आपको जो है परमानेंट स्टोर हो सके, ठीक है। इसके अलावा भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधार के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? देखिए, ये अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो ऐसे भी आप इसे तुक्का से भी मार सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो वो कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 1991 में हुआ था, नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। तो आप ऐसे ही जान जाएंगे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद होती है, क्योंकि 8वीं का जो है आपका टाइम रहता है 1992 से 1997, ठीक है। इसके अलावा तो 8वां हो जाएगा। इसके अलावा 1991 में 3 चीज जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, चूंकि 2 वार्षिक योजना बना था भाई, 1991 और 1992 में जो है 1990 से 92 के बीच कहा जाते हैं, 2 आपका जो है ये बना था क्या, वार्षिक। फिर 92 से 97 8वीं का जो है ये रखा था, ये मतलब टाइम ड्यूरेशन योजना का 8वां का। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको याद होगा, पूछा था कि भारत WTO का सदस्य किस पंचवर्षीय योजना में बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना पे पीडीएफ भी दे दिया गया है ग्रुप में, आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा, है ना, ये जो पंचवर्षीय योजना की जो भी बात है आप वहीं पे देख लीजिएगा पीडीएफ में, टॉपिक वाइज वाले में। टाइम पास क्यों करना, है ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे से आगे निकल जाता है, फिर कोई देखता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी प्रतिस्पर्धा में अंतिम स्वर्ण पदक के बाद अगली स्वर्ण पदक के बीच कितने वर्षों की अंतराल है, ठीक है। यानी हॉकी में जो आखिरी स्वर्ण पदक आया वो आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन खुद बनाया हूँ। और अगला जो गोल्ड आया इंडिया के झोली में, इन दोनों के बीच में गैप का कितना साल का है, ये क्वेश्चन मैं क्यों बनाया, कोई बताओगे? तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए बनाया कि भाई आपसे पूछा गया था कि जब भारत लौट के आए महात्मा गांधी तो उस समय उनका उम्र कितना था, याद होगा। तो इसी फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को ढाल दिया हूँ, ठीक है भाई। तो आपको भी थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना होगा। तो 28 वर्ष हो जाता है, क्योंकि 1980 में जो है आपका आखिरी हॉकी खेल के अंदर ओलंपिक गोल्ड आया था, तब से अभी तक आया भी नहीं है। और फिर हमारा 2008 में आया अभिनव बिंद्रा के द्वारा। इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल में 28 वर्ष हो जाएगा ना, 28 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी को में जो पहला पदक मिला गोल्ड में, ये एम्स्टर्डम ओलंपिक जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में 1928 में। भारत को आखिरी हॉकी ओलंपिक में जो गोल्ड मिला ये 1980 में। भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008, टोक्यो में 2020 बता दिए थे। हॉकी खेल में अब तक जो है 35 पदक मिले हैं भारत को, जिसमें 8 पदक महिलाओं के द्वारा जीता गया है। और महिला कितने खिलाड़ी हैं जो जीते, तो 7 महिला, क्योंकि एक महिला ने 2 पदक जीती हैं अब तक, पीवी सिंधु, ठीक है। इसके अलावा पहली महिला जिन्होंने हॉकी में पदक जीती भारत के लिहाज से, तो कर्नो मल्लेश्वरी। किसी भी देश के सरकार के द्वारा लिए गए ऋण का सबसे सही अनुमान क्या हो सकता है? राजकोषीय घाटा पे अमल कीजिए, आपको पता चलेगा कि सरकार के पास कितने कर्ज है। अब राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। उधारी को छोड़ा जाता है, इसमें ऐड नहीं किया जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल सरकारी उधारी को दर्शाता है। जैसे सरकारी उधारी जो होगा वो हम पे भी है और आप पे भी है ना, ये डायरेक्ट दिखता नहीं है, ये देश पे होता है। राजकोषीय घाटा को सकारात्मक पहलुएं भी होते हैं। जैसे अगर किसी भी देश में राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो गया है तो वह देश क्या करता है, अपनी जो है बुनियादी ढांचे पे खर्च करना स्टार्ट करता है, जिससे क्या होता है वहां पे रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। इसकी हानि भी है, हमेशा मुद्रास्फीति की खतरा बनी रहती है, हमेशा जो है सामान महंगा होता रहता है, जैसे अपने पाकिस्तान का आप हाल देख सकते हैं। इसके अलावा भुगतान संतुलन की समस्या बनी रहती है। उच्च राजकोषीय घाटा में मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन इत्यादि का डर हमेशा सताता रहता है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? या तो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, या फिर इंटरनेशनल संस्था जैसे IMF वगैरह हो गया, ये भी तो अपने सदस्य देशों के अल्पकालीन ऋण देते हैं। तो राजकोषीय घाटा से निपटने के लिए IMF वगैरह से भी ऋण लिया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्द में RBI को अपना प्रतिभूति बेच के RBI से जो है धन ले सकते हैं और ये घाटा का भरपाई कर सकते हैं। तो ये कई तरीके से ले सकते हैं, या तो वाणिज्यिक बैंक RBI या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वहां से ले सकते हैं राजकोषीय घाटा से निपटने के लिए। राजस्व घाटा क्या होता है? वो था राजकोषीय, ये राजस्व है। राजस्व मतलब टैक्स होता है, कर होता है।
होता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, है ना। राजस्व व्यय मतलब राजस्व प्राप्तियां, यानी टैक्स जो जिस भी स्रोत से आएंगे उन पे किए गए खर्च और जो आया टैक्स, उन दोनों की जो घटाव का अंतर है राजस्व घाटा कहलाता है। हमने अनुमान लगाया कि भाई 34 रुपए की चीज बिकेगा और बिका 30 रुपए का, तो 4 रुपए का घाटा हो गया, तो ये राजस्व घाटा है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति पर सरकार के राजस्व के अधिशेष को संदर्भित करता है, यानी जो अधिशेष मतलब वही, जैसा कि मैंने अभी घटा के बताया भाई मैंने 34 रुपया आशा किया था, 30 ही रुपया आया, घटाया 4 रुपया, तो अधिशेष मतलब रेस्ट ही होता है, शेषफल होता है। तो यही चीज लैंग्वेज में लिखा गया है, जो ये फार्मूला में व्यक्त किया गया है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां बराबर राजस्व घाटा। इसके अलावा प्राथमिक घाटा, यह ब्याज भुगतान को छोड़ के अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार के उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है ना, यानी ब्याज भुगतान पे नहीं, अगर अन्य चीज पे घाटा लगा है तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसमें ब्याज भुगतान को छोड़ कर रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। तो ये आपका 4 गो चीज दिया है, 4 गो उधर है। चंपाकुलम नौका रेस, अब नौका रेस है तो आप केरल के पास चले जाओगे, मिला दिया। चित्रोल पता नहीं है, मान लीजिए आपको टिप्पानी रनमाले तो पता होगा, रनमाले गोवा का होता है, टिप्पानी गुजरात का होता है, चित्रोल हिमाचल प्रदेश का। इस प्रकार से ये मैच कर देना है, ठीक है। इसके अलावा चंकपुलम नौका रेस, बेल्लाम कली बोट रेस, ओनम, मकर बिलक्कू, बीशु, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल सभी केरल में मनाया जाता है। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें केरल की तो कथकली और मोहिनी अट्टम भी होते हैं। कांगड़ा पेंटिंग, गुलर पेंटिंग, फुलेच त्योहार, माघसाजी त्योहार जो मकर संक्रांति के समय होता है, कल्लू दशहरा, नाटी डांस, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। सिद्धि धमाल, डांडिया, गरबा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रण महोत्सव, देखिए वो था रनमाले जो गोवा में था, ये है रण महोत्सव। उत्तरायण का त्योहार, पर्यूषण जो जैन धर्म का त्योहार है, इसीलिए कोष्ट में डाल दिया गया कि भाई जहां जहां जैन धर्म के लोग होंगे वहां भी मनाया जा सकता है, लेकिन गुजरात में भी मनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में भी जैन धर्म की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा जैन धर्म के लोग कहाँ रहते हैं 2011 जनगणना के अनुसार, तो महाराष्ट्र में रहते हैं वर्तमान में। ये सभी गुजरात से संबंधित है। घोरे मोरनी है ना, घोरे मोरनी, मंडो नृत्य, सिगमो फेस्टिवल, रनमाले, तरंग मेल, ये सभी गोवा से संबंधित है। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट का सेशन यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।